नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों की ओर करते हैं रुख। गाजीपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्दनाक सड़क हादसा, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वाराणसी गाजीपुर 4 लेन पर ट्रक से टकराई है पिकअप। महाकुंभ से स्नान करके लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मौके पर डीएम आरिका अखोरी मौजूद है। यूपी के गाजीपुर में यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करके ये लोग वापस लौट रहे थे और तेज रफ्तार ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी है। यह हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर लाखों का ढेर लग गया। नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमी कला के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद है और बेहद भीषण ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा हुआ है। गाजीपुर में यह हादसा हुआ है। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बेहद भीषण ये सड़क हादसा यूपी के गाजीपुर में हुआ है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करके ये तमाम लोग वापस लौट रहे थे और तेज रफ्तार ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयावह था कि लाशों का ढेर सभी जगह बिखरा हुआ नजर आया। हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। 6 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घटना स्थल पर आला अधिकारी मौजूद है। लोगों को राहत बचाव दिया जा रहा है और लगातार सभी घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। तो हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं 6 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई है। महाकुंभ में स्नान करके ये श्रद्धालु लौट रहे थे, तब ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बेहद दर्दनाक और बेहद भीषण ये हादसा और बेहद भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कैसे ये हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? अभी कैसे हालात है वहां पर? सही कहा आपने। डंपर जो है पिकअप से वहां पर जिस तरीके से मैं बताऊं टकराई है, 100 चारों ओर आपको 100 ही दिखेंगे। और लोग स्नान करके, इलाहाबाद से स्नान करके जो लोग काल के गाल में समा गए हैं, वो गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि जब कुंभ से स्नान करके घर की ओर लौट रहे हैं। तो गाजीपुर मैं कहूँ एक भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और ये श्रुति जी नंदगंज के पास कुसमी कला गाँव है। वहीं पर ये डंपर टकराई है पिकअप, जहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। 6 लोगों की यहाँ पे श्रुति जी मौत हुई है और 13 लोग घायल हैं। जैसे ही सूचना मिली, गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी मौके पर पहुंची, आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, पुलिस की पूरी टीम, एम्बुलेंस भी है। आनंद फानन में जिला अस्पताल वहां पर लोगों को श्रुति जी भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा हादसा यहाँ पर है, अभी हाल ही में प्रयागराज में भी हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा मैं कहूँ इलाका है, गाजीपुर से होते हुए बलिया के रास्ते लोग गोरखपुर को जाते हैं, लेकिन श्रुति जी लोग अपने घर की ओर नहीं जा पाए और बहुत बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर जिले में, जहां पर 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ट्रक से पिकअप टकराई है और ऐसे में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं सुनील? श्रुति जी 13 लोग अभी तक घायल हैं। अफरा तफरी का माहौल था। जैसे ही वहां पर पिकअप जहां पर टकराई है, आप नेशनल हाईवे पे देख सकती हैं, उसका मंजर बहुत ही भयावह था, बहुत ही दर्दनाक था। लोग सन रह गए। आसपास के जो लोग थे, वहां पे दुकानें थी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ। और मौनी अमावस्या के बाद जिस तरीके से जो श्रद्धालु थे वो कुंभ में जाने को लालायित हैं और सभी उस कुंभ का गवाह बनना चाहते हैं। लेकिन श्रुति जी स्नान के बाद गाजीपुर बनारस के रास्ते, जैसे ही गाजीपुर के पास कुसमी कला एक गाँव है, वहीं पर डंपर से जोरदार टक्कर हुई है और ये भयावह तस्वीर, भयावह मंजर। सुशील, क्या कुछ बताया जा रहा है? पिकअप में कितने लोग सवार थे? लगभग श्रुति जी हम आपको अगर बताएं तो पिकअप में लगभग 15 से ऊपर लोग वहां पे सवार थे। लेकिन जिस तरीके से टक्कर हुई है, ये टक्कर से ये अंदेशा वहीं पे तुरंत ऑन द स्पॉट वहां पे श्रुति जी, वहां पे जो 6 लोग थे उनकी तुरंत मौत हो गई। उसके बाद जो पास के लोग थे, उन्होंने नजदीकी जो लोग थे वहाँ फोन किया, अस्पताल को फोन किया, आनंद फानन में एम्बुलेंस आई
और जो 100 थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन निश्चित उनके परिजनों की तफ्तीश की जा रही है कि जहाँ की वो परिजन है उनको ये बताया जाए। लेकिन ये भयावह तस्वीर सच में बेहद भयावह और बेहद भीषण ये हादसा हुआ है। सुशील, अभी क्या कुछ स्थिति है? साथ ही ये भी बताइए, क्या ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है? किसी की गिरफ्तारी इस हादसे में? अभी श्रुति जी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ पर जैसे ही टक्कर हुई है, श्रद्धालु वहाँ पे जो थे आनंद फानंद में चिल्लाने लगे, जो वहाँ के परिजन थे। क्योंकि श्रुति सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, अगर बड़े बड़े जगह हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रयागराज में परिवार के लोग थे और परिवार के लोग ही यहाँ पे थे जहाँ पर यह हादसा हुआ है। और महाकुंभ के दर्शन से लौटने के बाद ये तस्वीर सच में एक डराने वाली है। पूरा परिवार महाकुंभ में स्नान करके लौट रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बहुत शुक्रिया सुशील तिवारी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। आला अधिकारी वहां पर भी मौजूद हैं। गोरखपुर प्रयागराज से आ रहे थे, गोरखपुर घर है जी, बांसगांव थाना है, हरदीचक गांव है। ये ऐसा अंदर जो है, हम तो अंदर थे ऊपर जी, पीछे थे, हमको देख नहीं पाए। वो साइड से वो कोई गाड़ी वाला मार दिया, ड्राइवर बताएगा। जितने भी बाएं साइड के लोग थे सभी गिर गए और उन्हीं को कोई गाड़ी दूसरी जो है बाद में निकाला गया, साइड से पेट्रोल वगैरह भरवा के आया, निकला। तो गाजीपुर में ये भीषण हादसा हुआ जहां पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खबरों में बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भिखारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सफाई कर्मचारी बनेंगे राजधानी के भिखारी। 3 से 4 फरवरी को कोई जगह लगेगा, कई जगह पर कैंप लगाया जाएगा। 256 बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। लखनऊ के भिखारियों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब उन्हें इस भीख मांगने की मजबूरी से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, अब भिखारियों को अब अपनी रोजी रोटी के लिए इस तरीके से दर बदर भटकना नहीं होगा। वो भटकते हुए नजर नहीं आएंगे, वो अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चला सकेंगे। दरअसल लखनऊ में भीख मांगने वालों को सफाई कर्मचारी की नौकरी प्रदान करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के जरिए उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। ये कैंप 3 और 4 फरवरी को राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगाया जाएगा। बाल भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को भी इस कैंप के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा और 256 बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। तो 256 बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा और जो भिखारी आपको नजर आते हैं भीख मांगते हुए, अब ये एक्शन लिया गया है और उन्हें सफाई कर्मचारी बनाया जाएगा। उन्हें भी रोजगार मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 3 और 4 फरवरी को बाकायदा कैंप लगाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। 256 बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। वही जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो भिखारी है, उन्हें सफाई कर्मचारी बनाया जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें नौकरी दी जाएगी। तो भिखारियों के लिए बेहद सुनहरा मौका है, रोजगार का ये अवसर। सफाई कर्मचारी उन्हें बनाया जाएगा ताकि विकास के मार्ग पर उत्तर प्रदेश चले और साथ ही साथ जो गरीबी है वो भी कम होती जाए। इसको लेकर अब ये नई पहल सामने आई है जहां पर भिखारियों को सफाई कर्मचारी बनाया जाएगा। 3 से 4 फरवरी को कई जगह कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को जानकारी दी जाएगी, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और 256 बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमान, भिखारियों के लिए एक बेहद सुनहरा मौका है। अब उन्हें इस तरीके से दलदल वाली जिंदगी, मजबूरी वाली जिंदगी नहीं जीनी होगी। अब उन्हें सफाई कर्मचारी, इज्जत वाली नौकरी दी जाएगी सरकार की तरफ से। क्या कुछ योजना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी श्रुति, बताया जा रहा है जिस तरह से ये योजना सरकार लागू कर रही है उसमें जो सड़क पे भीख मांगने वाले जो भिखारी हैं उनको अब नौकरी दी जाएगी और वो अपने सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे। जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है 2 और 3 और 4 तारीख को इसका कैंप लगाया जाएगा लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे ये चारबाग हुआ, हजरतगंज हुआ, चौक हुआ, अमौसी हुआ। इस तरह से अलग अलग जगहों पे इस पे कैंप लगाए जाएंगे
और जो भिखारी हैं उनको चिन्हित भी किया जाएगा और उनको नौकरी के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। जिस तरह से वो अपनी जिंदगी भीख मांग के बिता रहे हैं तो उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का प्रयास सरकार का है। जिस तरह से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और 256 जो बच्चे हैं उनको भी चिन्हित किया गया और उनकी जिंदगी को भी देख के बताया जा रहा है कि उनको शिक्षा की तरफ भी प्रेरित किया जाएगा, उनको शिक्षा भी दी जाएगी। बाकी उनके जो उनकी जिंदगी है, जो उनके जिंदगी में जो बदलाव होना चाहिए उस पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बिल्कुल, एक बेहतर जिंदगी दी जाएगी और जो तमाम भिखारी है उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा। कहा जा रहा है अमान की 3 और 4 फरवरी को कैंप लगाए जाने हैं। क्या भिखारियों को चिन्हित कर लिया गया है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितने कैंप राजधानी में लगाए जाएंगे इसको लेकर। राजधानी में लगभग 5 से 6 कैंप लगाए जाएंगे और इन 5-6 कैंप पे सब लगातार अधिकारियों की निगरानी में ये कैंपिंग होगी और 5-6 कैंप है इस पे लगातार अधिकारी सर्वे करते रहेंगे और वहाँ पे जो आसपास के जो भिखारी हैं या वहाँ पे जो क्षेत्र में जो भीख मांगने वाले हैं उन लोगों को जो है चिन्हित किया जाएगा और उनको नौकरी के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। और बताया जा रहा है जिस तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं उनको एक सम्मानजनक नौकरी दी जाएगी सफाई कर्मचारी की। और जो नौकरी देने का साधन है वो बताया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी और इन सबका जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और ये सब रजिस्ट्रेशन होने के बाद नौकरी देने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। इन भिखारियों की का क्या बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा मान, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, सफाई कर्मचारी की नौकरी दी जाएगी। किस तरीके से इनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा? क्या कुछ रूपरेखा प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है? जी श्रुति, देखिए साफ तौर पे जिस तरह से इनके जो दस्तावेज होंगे उसको वेरीफाई कराया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कौन संदिग्ध है, कौन साफ है, उसमें जो आपराधिक छवि के ना हो और जो इंडियन रेसिडेंट हो, जिसमें बताया जा रहा है जैसे यहाँ पे बहुत से बाहरी लोग हैं जो यहाँ पे आगे कूड़ा उठाने का काम और भीख मांगने का काम में लग जाते हैं, तो उसमें उनकी नेशनलिटी भी चेक की जाएगी कि इंडियंस हैं और अपराधी ना हो। तो कई चीजों को गंभीरता से देखते हुए फिर उनका बिल्कुल बेहद गंभीरता से लेते हुए इनकी भी जीवन को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए सरकार की नई पहल है और भिखारियों को अब सफाई कर्मचारी बनाने के लिए 3 और 4 फरवरी को कैंप सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी के भिखारी अब सफाई कर्मचारी बनने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से 3 और 4 फरवरी को कैंप लगाए जाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा की नई होर्डिंग वाली सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है राम के नाम का चंदा नहीं चाहिए, ना मंदिर का धंधा चाहिए। सपा नेता प्रदीप सोनकर ने ये पोस्टर लगाई है। होर्डिंग के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पोस्टर से राजधानी का सियासी पारा हाई हो गया है। ना राम के नाम का चंदा चाहिए और ना मंदिर का धंधा चाहिए। प्रदीप सोनकर खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं कैप्टन में और नीचे में प्रदीप सोनकर लिखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से हमने देखा है 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था तो खूब पोस्टरबाजी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से मिल्कीपुर चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं सपा कार्यालय के बाहर। समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार का नाम नहीं ले रहा है। उपचुनाव में भी सपा ने कई पोस्टर लगाए और इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार सत्ता के मदहतीस न बटेंगे न कटेंगे जैसे नारों को लेकर एक एयर बनाने का सपा समाजवादी पार्टी ने काम किया। और अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर सीट काफी अहम मानी जा रही है। यह अयोध्या की सीट है। यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में उतरे हैं और समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और होर्डिंग वार के जरिए कहीं न कहीं एक एयर बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा है कि न राम के नाम पर चंदा चाहिए, न धर्म का धंधा चाहिए।
इशारों में ही इस होर्डिंग के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो पीडीए फार्मूला चल रहा है समाजवादी पार्टी का, इसको लेकर भी एक हवा देने की कोशिश की गई है कि पीडीए समाज के लोग धर्म और धंधे को लेकर जो है उनसे कोई सरोकार नहीं है, उन्हें विकास का मॉडल चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए, ऐसा इशारा इस होर्डिंग के जरिए किया गया है। क्योंकि प्रदेश ऐसे में फिर से एक बार पोस्टरबाजी, पोस्टर वॉर हमें देखने को मिल रहा है और राम के नाम को लेकर सियासत का पारा हाई हो चला है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव होना है, वोटिंग की जाएगी। 8 फरवरी को नतीजा आएगा, लेकिन नतीजे के आने से पहले इस तरीके से सियासत की जा रही है। ये पोस्टरबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था तब भी पोस्टर वोर खूब चर्चा में था और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। प्रदीप सोनकर ने ये पोस्टर लगाया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है ना मंदिर का धंधा चाहिए और ना राम के नाम का चंदा चाहिए। इस तरीके से इस पोस्टर को लगाकर सियासत का तापमान और भी हाई कर दिया है। तो सपा नेता प्रदीप सोनकर ने ये पोस्टर लगाया है और बीजेपी को, जो कि राम मंदिर को लेकर लोकसभा चुनाव में खूब सक्रिय होकर बोल भी रही थी, उसे घेरने की भरपूर कोशिश की गई है इस पोस्टर के जरिए। तो लखनऊ में ये पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट के लिए वोटिंग की जाएगी, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। इस बार मिल्कीपुर की सियासत बेहद दिलचस्प है और चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प हो चला है। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनिए। सबसे पहला काम उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, हम उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग, हर जाति, हर पंथ, लिंग, जाति और जाति के भेद से ऊपर उठकर देश की आजादी के बाद से जो हमारी पार्टी का भी संकल्प था, वो संकल्प देवभूमि उत्तराखंड में पूरा हुआ है और ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देवभूमि से निकल गई है और पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। हमने तीसरा काम 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर देवभूमि उत्तराखंड को मिली, उसका भी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उसका भी शुभारंभ हो गया है। यानी कि 3 बड़े काम हो गए हैं। अब चौथा काम मैं आप लोगों के सामने कि अब दिल्ली में इस बार उत्तराखंड के लोगों को मिलकर 3 काम उत्तराखंड में हो गए, चौथा काम बड़ी संख्या में उत्तराखंड वासी दिल्ली में रहते हैं, उन सबको मिलकर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। और चुनाव हो रहा है दिल्ली में और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं आप लोगों से। आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि उत्तराखंड की बात क्यों कर रहा हूं। मैं अगर यहां से बोलते रहूंगा तो मैं कई घंटों तक मैं उत्तराखंड की बात कर सकता हूं, क्योंकि इतना समय हो गया और काफी सारे काम वहां पर हो रहे हैं आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से। लेकिन मैं ये सब काम इसलिए बता रहा हूं, जैसे कि अभी हमारे विनोद खंडारी जी यहां बैठे, वहीं से 4 धाम यात्रा निकलती है। 4 धाम मौलबेदर रोडे हो, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, या दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण हो। आने वाले समय में आप लोग अगर देहरादून यहां से जाएंगे तो हवाई जहाज का टिकट नहीं लेंगे। ये परवेज जी भी आते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए वहां, तो आप भी कहोगे कि अब मैं टिकट नहीं लूंगा। एक दिन मैं नितिन गडकरी जी से कह रहा था कि भाई साहब कुछ समय बाद लगता है दिल्ली देहरादून की हवाई सेवा ही न बंद हो जाए, क्योंकि अगर हम हवाई जहाज का टिकट लेकर जाते हैं तो तब भी 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं, और बाई रोड जाएंगे तो आप 2 से ढाई घंटे में, मात्र 2 से ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हवाई सेवा करेंगे कि रोड सेवा करेंगे?
तो ये सब काम जो है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हो रहे हैं। हमारे राज्य में एक नहीं, अभी तो एम्स एक हमारा चल रहा है, दूसरा एम्स भी हमारे यहाँ बनने जा रहा है। हमारा एयरपोर्ट देखिए आप, देहरादून का एयरपोर्ट। परवेज जी, आपको अच्छा लगा एयरपोर्ट? नहीं लगा? हमारा अच्छा लगा होगा एयरपोर्ट देहरादून का। एक दिन राजीव प्रताप रूडी जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद हैं, वो मुझे कह रहे थे सच में कि बोल रहे थे इतना अच्छा एयरपोर्ट तो हमारा पटना का भी नहीं है। तो ऐसे अनेक काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव दिल्ली का है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं, वो इसलिए हो पा रहे हैं कि वहां पर क्या है, डबल इंजन की सरकार है और यहां भी डबल इंजन लगेगा तो तेजी से विकास के काम होंगे। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ इतने 11 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं और हर बार उनकी झूठी घोषणाएं। उन्होंने कहा इतने स्कूल खोलेंगे, इतना मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यमुना जी को हम साफ कर देंगे। आप देखिए कहीं यमुना जी साफ नहीं हुई। मैं दिल्ली आता हूं तो बड़ा दुख होता है। आप यमुना जी को वहां देखिए, यमुना जी वहां निर्मल, साफ, स्वच्छ, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी है, नहाते भी है लोग, पीते भी है, साफ स्वच्छ पानी, अमृत समान। और दिल्ली में आकर इतना दूषित हो गया है और वो अब दूषित करने का काम स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है हरियाणा वालों ने दूषित कर दिया। जहर घोलने का काम कर रहे हैं आपस में लोग। और हर बार जैसे चुनाव आता है, हर बार के चुनाव में कहते हैं कि इस चुनाव के बाद मैं यमुना जी की सफाई कर दूंगा। अरे भाई, आप 11 सालों तक क्यों नहीं आपने यमुना जी की सफाई करी? राम मंदिर की बात आती है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आते, कांग्रेस वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।